चलिए और छोड़ो ना, उसको काम है अपना, उसका काम है करने दो, तुम अपना काम करो। चलो हिस्ट्री में हम लोग का था कोची प्रतिहार वंश से लेके कहाँ तक था, मध्यकालीन से पहले था ना। चलिए चलिए आ गए थे पहला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट द्वितीय को कौन हराया था, गोविंद तृतीय ने हराया था। गोविंद तृतीय ने, कौन सा गोविंद कौन था, गोविंद तृतीय किस वंश का था, राष्ट्रकूट वंश का था। कौन सा वंश का था? हाँ। अब आते हैं प्रतिहार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन हुआ, मिहिर भोज। बोल मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा मिहिर भोज हुआ। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी, कन्नौज। कहाँ बनवाई थी, कन्नौज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी, कन्नौज बनवाई थी। और यह किस धर्म से संबंधित था, विष्णु भक्त, मतलब विष्णु के अथी था। हाँ, और विष्णु की पूजा करता था, इसीलिए इनका विष्णु का एक अवतार है वराह, इसलिए वराह की उपाधि भी धारण किए थे। वराह की उपाधि धारण कौन किया था, मिहिर भोज। वराह की उपाधि धारण कौन किया था, मिहिर भोज। कौन किया था, मिहिर भोज। और राजशेखर एक लेखक थे जो महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर प्रतिहार वंश के किस शासक के दरबार में रहते थे, महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। तो राजशेखर प्रतिहार के किस शासक के दरबार में रहते थे, तो महेंद्र पाल। इस वंश का अंतिम शासक हुआ यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक हुआ यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक हुआ यशपाल, जो 1036 ईस्वी तक मतलब रहा था। दिल्ली नगर की स्थापना करवाया गया था कब, 11वीं सदी में, और इसी के समय हुआ था। तोमर नरेश अनंगपाल ने किया था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया था, अनंगपाल। हाँ अनंगपाल, 13वीं शताब्दी में। कब, 13वीं शताब्दी में। अनंगपाल ने कब किया था, 13वीं शताब्दी में। कौन सा नरेश था, तोमर नरेश। तो हो गया गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था, गोविंद तृतीय ने हराया था। और इसका सबसे शक्तिशाली राजा था मिहिर भोज। इसकी राजधानी कन्नौज में था। उसके बाद यह इसका वराह, इसी ने कौन सा उपाधि धारण किया था, वराह की उपाधि, क्योंकि विष्णु का भक्त था। इसलिए क्या सा उपाधि, वराह की उपाधि। और इस वंश का अंतिम शासक यशपाल। और दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं सदी में, और तोमर नरेश अनंगपाल ने किया था। अब आते हैं गढ़वाल या राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक, और इसकी राजधानी कहाँ थी, बनारस। कहाँ पे, बनारस। शक्तिशाली शासक जो था गढ़वाल का, गोविंद चंद्र था। गढ़वाल वंश का शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। और इसका एक मंत्री था लक्ष्मीधर, जो शास्त्र का ज्ञाता था। कुछ था, शास्त्र में सबसे शास्त्र का पूरी तरह से ज्ञाता था। इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था, लक्ष्मीधर ने। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था, लक्ष्मीधर ने। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था, हाँ। अब आते हैं गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाई था। मतलब बोला है कि सारनाथ में धर्मचक्र विहार, मतलब जैसे कैसे विहार, पहले बिहार हम लोग कहते हैं, मगर पहले इसका नाम था विहार। बिहार का मतलब होता है घूमने वाला स्थान। विहार का मतलब होता है घूमने वाला स्थान, मतलब हाँ। अब आते हैं पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। जो पृथ्वीराज तृतीय था वो जयचंद्र की पुत्री को क्या कर लेता है, स्वयंवर चलते रहता है। स्वयंवर समझ आता है ना, जैसे कैसे चल रहा था राम जी का स्वयंवर, वैसे ही स्वयंवर से क्या करता है, उसकी पुत्री संयोगिता को उठा के लेके चल जाता है। कौन,
जय पृथ्वीराज तृतीय। आज दोनों मौसेरा ही भाई था, जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय। इस वंश का अंतिम शासक हुआ जयचंद। कौन था? जयचंद। बोलेगा कि गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक। और जिसने गोरी ने 1194 के चंदावर के युद्ध में हराया था। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में? जयचंद और गौरी के बीच में। जयचंद और गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध। जो हार गया कौन? जयचंद को हरा देता है। अब आते चौहान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। इस वंश की राजधानी था अहिच्छत्र। और अहिच्छत्र की राजधानी कहाँ था? काम्पिल। नहीं कोई नाम था क्षेत्र, कोई काम्पिल का था। बाद में अजय राय द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना करवाता है। अजमेर नगर की स्थापना किसने करवाया? अजय राज द्वितीय अजय राज द्वितीय ने। जैसे जयपुर के राज कौन करवाता है? स्वयं जयसिंह करवाता है ना, वैसे ही अजय राज किसका? अजमेर। और अपनी राजधानी भी बनवा लेता है ये। इस वंश का शक्तिशाली शासक हुआ अर्णेराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ। बोलेगा कि इसका शक्तिशाली शासक कौन हुआ? विग्रहराज चतुर्थ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किया। तो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। विग्रहराज कौन सा पुस्तक है, नाटक है? हरिकेली। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। कौन लिखा है? विग्रहराज चतुर्थ। और इसी विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहता है सोमदेव। कौन रहता है? सोमदेव। तो सोमदेव जो लेखक था वो किसके दरबार में रहता है? तो विग्रहराज चतुर्थ, जो शक्तिशाली शासक था। और इसी ने, सोमदेव ने ही ओकरे नाम पर, विग्रहराज चतुर्थ के नाम पर एक नाटक या ग्रंथ की रचना किया है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज की रचना कौन कौन किया? सोमदेव। कौन किया था? सोमदेव। हाँ सोमदेव। और सोमदेव किसके दरबार में रहता था? विग्रहराज। और जिसके दरबार में रहता है उसी का क्या करता है लोग? जीवनी लिख देता है। तो उसी का नाम दिया ललित विग्रहराज। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। यह 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की शुरुआत भी कौन किया था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। तो ऐसे तो 2.5 दिन का झोपड़ा वो क्या समय बना था? एबकवा के समय। तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की शुरू किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ। हाँ, और ये एक विद्यालय था। क्या चीज था? मस्जिद भी था और विद्यालय भी था। इस वंश का अंतिम शासक हुआ चौहान या चौहान वंश का अंतिम शासक हुआ पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। यही के किसकी बेटी को लेके भाग जाता है? जयचंद के। हाँ, संयोगिता को। और इसी के दरबार में रहता है चंदवर दाई। कौन रहता है? और चंदवर दाई ने पृथ्वीराज तृतीय का एक जीवनी लिख देता है। उसी के नाम पर पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था? चंदवर दाई किसके दरबार में रहता है? पृथ्वीराज तृतीय। कौन सा पुस्तक लिखता है चंदवर दाई? पृथ्वीराज रासो। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर, रणथंभौर राजस्थान में, रणथंभौर में जो जैन मंदिर है उसका शिखर का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज तृतीय। तो रणथंभौर का जो जैन मंदिर है उसका ऊपरी शिखर, जो शिखरनुमा जो ढांचा तैयार किया गया, वो किसने बनाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। और पृथ्वीराज तृतीय ने 2 तराइन का युद्ध लड़ा। कौन सा? कितना? पहला जीता, दूसरा हार गया। पहला भी गोरी के साथ, दूसरा भी गोरी के साथ। हाँ, तो पृथ्वीराज कितने युद्ध हुआ? 2 युद्ध हुआ। कौन कौन से? एगो हुआ 1191 और एगो 1192। 1191 में हार जाता है गोरी। तो गोरी हार जाता है तो वो अपना हार का अथी देखता है कि हम किस कारण से हारे हैं, उसको फिर मजबूत करके आ जाता है। ये आराम से बैठा रहता है, आपकी इसको हरा देता है। तराइन का एक तीसरा युद्ध होता है 1215 में, यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में। किसको? यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में। कब होता है? यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश यल्दोज को हरा देता है।
अब आते हैं परमार वंश। कौन सा वंश? चौहान वंश में कौन हुआ? तो हरिकेली नामक रचनाकार किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। हरिकेली नामक नाटक रचनाकार विग्रहराज। सबसे शक्तिशाली शासक भी विग्रहराज चतुर्थ भी, सबसे शक्तिशाली राजक भी। और इसी के दरबार में रहता था एक लेखक सोमदेव। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में कौन रहता था? सोमदेव। और सोमदेव ने अपने राजा के नाम पर ही एक ग्रंथ की रचना किया है, ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज के लेखक कौन? सोमदेव। ललित विग्रहराज के लेखक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था कौन? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज जो एक स्कूल भी था, मस्जिद भी था और स्कूल भी था। इसका अंतिम शासक हुआ कौन? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज। और इसी ने किसको लेकर भाग गया था? संयोगिता को। बाप का क्या नाम था उसका? जयचंद। जयचंद को कौन हरा देता है? गोरी हराता है। कौन सा युद्ध में हराता है? चंदावर के युद्ध में। चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 में। उसके बाद इसी के दरबार में, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में एक लेखक रहते हैं चंद्रवर दाई। चंद्रवर दाई। चंद्रवर दाई किसके दरबार में रहते हैं? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज। और इसी ने नाटक या किताब का लिखे हैं कौन सा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में किसका चर्चा मिलेगा? पृथ्वीराज तृतीय का। हाँ। और इसके बाद इसके 2 युद्ध होता है, तराइन का युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। पहला में जीतता है पृथ्वीराज तृतीय, दूसरा का में हार जाता है। अब आते हैं परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। इसकी राजधानी धारा नगरी था। परमार वंश की राजधानी कहाँ था? धारा नगरी। परमार वंश की राजधानी कहाँ था? धारा नगरी। अभी प्राचीन राजधानी था इसका उज्जैन। बोलेगा परमार वंश का प्राचीन राजधानी कहाँ था? उज्जैन। उज्जैन के बाद किसको बनाया था? धारा नगरी को। क्या किसको बनाया? धारा नगरी। बोलेगा सबसे शक्तिशाली शासक कौन? राजा भोज। परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज। ये राजा भोज की पत्नी का चर्चा मिलता है कौन सी में? एरन अभिलेख में मिलता है ना। 510 ईस्वी में 510 में इसकी सत्य प्रथा होने का प्रमाण मिलता है, एरन अभिलेख। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया। बोलेगा राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में कौन सा झील? भोजपुर। अपने नाम पर रख दिया राजा भोज। राजा हटा के भोजपुर झील। भोजपुर झील के कौन किया था स्थापना? राजा भोज ने। इसी यह राजा भोज कौन थे? शक्तिशाली शासक था। और 10 रूपक एक ग्रंथ है जिसकी रचनाकार कौन किया था? धनंजय। 10 रूपक के रचयिता धनंजय। 10 रूपक के रचयिता धनंजय। 10 रूपक के रचयिता, हाँ। धनिक के रचयिता धनिक और नहीं, ये सब कवि जो था ना, ये परमार वंश के शासनकाल में रहता था। कौन कौन? धनंजय, धनिक, हालयुत, ये सब किसके दरबार में? परमार वंश के शासकों के दरबार में रहता था। कविराज की उपाधि से विभूषित राजा कौन? जो शक्तिशाली था वही। जो शक्तिशाली था वही। तो परमार वंश के सबसे शक्तिशाली कौन था? राजा भोज। उसने कौन सा? कवि राज की उपाधि। वो कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त भी करता है ना। कविराज भी कहा जाता है, हाँ। समुद्रगुप्त के में उसका विक्रमक था, कुछ ही था, कविराज था। फिर दुगाव था, वो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है उससे। एक और था, 4 गो था उसके अथी में। यही जो था राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाता है। तो बोले किस वंश के शासक ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा भोज। किसने? राजा। और अपने मंदिर के परिसर में एक विद्यालय खोला था। जो मंदिर बनाया था सरस्वती में ना, उनमें पढ़ने के लिए एक विद्यालय भी, संस्कृत विद्यालय भी खोल दिया था। कौन? राजा भोज। तो राजा भोज ने कौन सा मंदिर? सरस्वती मंदिर। उस सरस्वती मंदिर में किस विद्यालय? संस्कृत के विद्यालय की पढ़ाई करने के लिए भी स्थापना कर दिया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी किसका प्रमुख केंद्र था? विद्या का।
धारा प्रवाह से लोग कौन सी पढ़ता है, पढ़ाई नहीं करता है। याद रखिएगा कि बोलेगा धारा नगरी में थी, धारा नगरी कोई चीज़ के लिए फेमस था, तो विद्या के लिए, शिक्षा के लिए। किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो बोलेगा परमार वंश के समय जो शक्तिशाली शासक था राजा भोज, उसके समय जो था उसकी राजधानी धारा नगरी, वो किसके लिए फेमस था? तो शिक्षा के लिए। किसके लिए? शिक्षा के लिए। भोजपुर नगर की स्थापना भी खुद ने किया था, राजा भोज ने किया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने किया था। भोजपुर नगर की स्थापना। और परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का, और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। मतलब परमार वंश के बाद कौन आया? तोमर। तोमर के बाद आया चौहान, और चौहान के बाद में इस सब को समाप्त करके लास्ट में कौन? अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था नुसरत खां और एगो उलुग खां। एगो नुसरत खां, एगो उलुग खां। क्या कहा जाता है? एम्बिटिया के, मोहम्मद बिन तुगलक के उलुग खां कहा जाता है। और इसने, और उलुग खां को उपाधि देता है, ये बल बनवा के देता है, और दामाद दे देता है। नसरुद्दीन मोहम्मद था ना, करे टोपी सीकर निवाह करे वाला, वही देता अपने ससुर को उल्लेख के उपाधि भी दे देता। तो इस तरह से हम लोग का परमार वंश खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। और यह 831 ईस्वी में स्थापना करता है। कब? 831 ईस्वी में। और इसकी राजधानी कहाँ थी चंदेल वंश के? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो बोलेगा कि चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। राजधानी खजुराहो। राजधानी खजुराहो। प्रारंभ में इसकी राजधानी था कहाँ? कलिंजर। प्रारंभ में राजधानी कहाँ था? कलिंजर। और कलिंजर के किला जीतने के क्रम में किसकी मौत हो जाती है? शेरशाह सूर्य का। कब? 1545 में। उक्का नामक उस समय अग्नेयास्त्र चला रहा था। क्या करता है? उक्का नाम का एगो बम होता है, बमवा फेंकता है तो देवलवा पर टकरा कर फिर ओकरे भी चलाता है, फट जाता है, इसी तरह से वह मर जाता है। यही कलिंजर के किला में कीरत सिंह के में होता है जन्म किसका? अकबर का। किसका? अकबर का जन्म। अब आते हैं चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र प्रतापी राजा कौन हुआ? यशोवर्मन। को क्या हुआ? यशोवर्मन। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी शासक कौन? यशोवर्मन। और यशोवर्मन ने वही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राज देवपाल को हराया था तथा एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त कर की, जिसने उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। तो यही यशोवर्मन जो था क्या किया कि देवपाल को हराकर वहाँ से कौन सा किस भगवान की मूर्ति लेके आता है? अविष्णु। अविष्णु को प्राप्त करके कौन सा मंदिर बनवाता था? विष्णु मंदिर स्थापित करता था। कौन? यशोवर्मन। कौन सा? यशोवर्मन। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। राजा धंग जो था इसका कौन कौन मंदिर? जिननाथ का मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा धंग। राजा धंग ने। राजा धंग ने कौन कौन से मंदिर? जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ का मंदिर कौन करवाया था? धंग ने। राजा धंग। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। जो कंदरिया महादेव मंदिर है ना, वो किसके द्वारा करवाया गया था? राजा धंग के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 999 में। तो 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा धंग ने। और इसके अलावा भी जिननाथ, वैश्वनाथ और वैद्यनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया। यही धंग था। एगो ध्रुव था जो तुंगभद्रा नदी के अथी में करता है, समाधि लेता है। और ये जो धंग जो थे वो चीज़ गंगा जमुना के में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो चंदेल वंश का वो कौन सा शासक था जो जल समाधि लेता है भाई? तो धंग। कौन? धंग। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी और उसके महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण किया था। तब महमूद गजनी उस समय आक्रमण किया था तो डरे क्या किया? जाके उसके शरण में चल गया। यानी आपको क्या गया? आत्मसमर्पण। मतलब अब हम आपसे लड़ नहीं सकते और हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। कौन उस समय था? महमूद गजनी। हाँ, वही गजनी उस समय।
विद्याधर की अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षा का यहाँ पर कैसे हो गया? कैसे यहाँ पे बोल रहा है कि चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल को बिना राज्यपाल को हत्या कर दिया क्योंकि उसने महमूद, अच्छा ऐसा नहीं है, ये जो था ना, ये क्या बोलते हैं, राज्यपाल, उस राज्यपाल बिना लड़े हुए क्या किया था, एक आत्मसमर्पण कर दिया था गजनी के साथ में। तो गुस्सा होकर कौन, विद्याधर क्या करता है, एक अपने राजवंश के एक राजा था, वो क्या कर देता है, मार देता है। और एक ऐसा ही चंदेल वंश का एक पहला शासक था विद्याधर जो विरोध किया था किसका, महमूद गजनी का, मतलब उसके साथ विरोध का मतलब होता है उसके साथ युद्ध किया भी था, भले हार गया वो बात की बात है। तो बोले कि महमूद गजनी का विरोध करने वाला चंदेल शासक कौन, विद्याधर। कौन सा था जो शासक था चंदेल वंश का जो इसको विरोध किया था गजनी का, तो विद्याधर। कौन क्या था, विद्याधर। हाँ हाँ, आत्मसमर्पण कर दिया था, डरे कि ना हम लड़ेंगे। कैसे ही ये तो तिमसुआ एक जमुनिनवा के भगा देता है, डरे। पता चलता है कि चंगेज खा उधर से खदेड़ते रहता है, आता है का दरबार में मांग के, तो कहता है कि पहले पता नहीं रहता, जब पता चलता है तो कि भाई हम हाथ जोड़ते आप यहाँ से निकल जाइए। अब आते हैं चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाला प्रबोध चंद्रदेव की रचनाकार कौन के थे, कृष्ण मिश्र ने किया था। प्रबोध चंद्रदेव के रचनाकार किसने थे, ये किताब है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कौन, कृष्ण मिश्र। कृष्ण किसके दरबार में रहते था, कीर्तिवर्मन के दरबार में कृष्ण मिश्र रहते थे, और उसने प्रबोध चंद्रोदय का रचना किया। और इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण भी कराया। इतना फेमस नहीं, बस ये देखिएगा कि प्रबोध चंद्रोदय का रचना किसने किया था, कृष्ण मिश्र ने किया था। कृष्ण मिश्र ने किया था। अल्लाह उदल नामक दो सेनानायक, नाम सुनबे होंगे कि अल्लाह उदल का नाटक भी चलता था, पहले चलता था ना। तो अल्लाह उदल नामक दो सेनानायक परमादिदेव के दरबार में रहता था। तो अल्लाह उदल जो था सेनानायक, वो किसके दरबार में रहता था, परमादिदेव। सीधा सीधा किस वंश में रहता था अल्लाह उदल, तो चंदेल वंश में। अल्लाह उदल किस वंश में, अल्लाह उदल किस वंश में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। तो अल्लाह उदल को किसने मार दिया, पृथ्वीराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने। अल्लाह उदल किसने मार दिया, पृथ्वीराज चौहान ने। चंदेल वंश का अंतिम शासक हुआ परमादिदेव। ऐसी दरबार में रहता था कौन, अल्लाह और उदल नाम के दो सेनापति। अब आते हैं कि 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी परमादिदेव। 1202, क्योंकि 1206 में तो गद्दी बैठता है, उस समय गौरी क्या करता है, गौरी अपना सारा साम्राज्य दे के लौटने के क्रम में रहता है। तो ये 1206 में लौटता है, पूरा कार्यभार किसको दे देता है, ऐबकवा को। और वे ऐबक बिना राजा बने हुए गद्दी पर बैठ जाता है, और वह उसी में क्या होता है, उसी समय ही रहता है ऐबक। एक समय होता है कौन, परमादिदेव, और यह क्या करता है, आत्मसमर्पण इसके सामने कर देता है। अब आते हैं सोलंकी वंश। सोलंकी, तो चंदेल वंश में 2-3 को याद रखिएगा। पहला संस्थापक नन्नुक, राजधानी खजुराहो। इसका एक अथी था कलिंजर के में, जो पहले राजधानी कहाँ था, कलिंजर। खजुराहो से पहले कहाँ था, कलिंजर। खजुराहो बनाने से पहले उसकी राजधानी कहाँ था, कलिंजर। और चंदेल वंश का स्वतंत्र और सबसे शक्तिशाली शासक यशोवर्मन, सबसे प्रतापी और स्वतंत्र शासक। और यशोवर्मन किसको, देवपाल को हराया था। और यहाँ से कौन सा मूर्ति, विष्णु की मूर्ति लेके जाके एक मंदिर के बना देता है, विष्णु का मंदिर। और इसी में एगो राजा होता है धंग, राजा धंग, जिसने कौन सा मंदिर, 4 मंदिर का निर्माण हुआ। कितने मंदिर, 4। जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और कंदरिया महादेव। जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और कंदरिया महादेव, ये 4 मंदिर का निर्माण किसने करवाया, धंग ने, राजा धंग ने। और लास्ट में क्या करता है, अपने आप को जल समाधि लेकर अपना प्राण त्याग देते राजा धंग। और एगो था ध्रुव था ना, जो तुंगभद्रा नदी पे, हाँ, जल में बैठ के अपना प्राण त्याग देता है।
अरे समाधि वैसे होता है जमीन के अंदर, एक होता है जल के अंदर। हाँ, तो बात है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश को चालुक्य थी, गुजरात के चालुक्य शासक था। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। बोलेगा सोलंकी वंश के संस्थापक। और कहाँ मिलता है इसका अथी? तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। तो सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी अहल्यवाड़। अहल्यवाड़, हाँ। और अहल्यवाड़ कौन था? अहल्यवाड़। मूलराज प्रथम किस धर्म को मानता था भाई? तो शैव धर्म को। किस धर्म को? शैव धर्म को मानता था। तो सोलंकी वंश का प्रथम शासक संस्थापक कौन हुआ? मूलराज। मूलराज की राजधानी अहल्यवाड़, हाँ अहल्यवाड़। और मुख्य रूप से किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। कौन सा धर्म को? शैव धर्म को। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी का आक्रमण हुआ था। तो बोलेगा महमूद गजनी जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? मूलराज प्रथम। मूलराज जो कब हुआ था? 1025 में। 1025 में। केवां आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण। और लास्ट आक्रमण कौन होता? 17वां। वही 27 में 17वां आक्रमण केकरा खिलाफ? जाटों के खिलाफ। क्योंकि धन जो 16वां आक्रमण किया था 20 लाख दिनार तो लूट के लेके जा रहा था, स्वर्ण मंदिर को भी लेके लूट के जा रहा था। तो बीच में क्या करता है कि जाट लोगों का पैसा छीन लेता है, तो फिर लौटता नहीं है। कहता है कि पहले हम अपना चल जाते हैं घर, उसके बाद आएंगे तब। वही 25 में जाता है, फिर 27 में आता है और फिर जाट के साथ युद्ध करके फिर चल जाता है, 30 में मर जाता है। तो वही कहता है कि जब महमूद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? भीम प्रथम था। कौन था? भीम, सॉरी भीम, हाँ भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम के सामंत, मतलब उसका सामंत मतलब गुलाम, कहीं इस गुलाम तो नहीं कर सकते पूरी तरह से, मगर अधीनता स्वीकार करने वाला, सीधा अधीनता स्वीकार करने वाला। हाँ। बीमल ने दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया था। दिलवारा का जैन मंदिर किसने करवाया था? बीमल। दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? बीमल। वो किसके सामंत था? तो भीम प्रथम के सामंत था। किसका? भीम प्रथम। सोलंकी वंश का अंतिम प्रथम शक्तिशाली शासक कौन हुआ? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज। बोलेगा शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज। सिद्धराज सोलंकी वंश का शक्तिशाली शासक सिद्धराज। अब आते प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है ये जो जैन विद्वान था हेमचंद्र, वो किसके दरबार में रहते थे भाई? तो सोलंकी वंश के शासन में राजा का नाम था जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज के दरबार में कौन सा जैन विद्वान रहता था? हेमचंद्र। हेमचंद्र किसके दरबार में? सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों के गजारोही मूर्तियों की स्थापना करवाया था। तो ये जो सिद्धराज था वो क्या करता है? कहाँ पे? माउंट आबू पर्वत पर 7 को मूर्ति बनवाता है, अपने पूर्वज के बना देता है। कौन सा पर्वत पे? माउंट आबू पे। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? माउंट आबू राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान में। मढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात। मढेरा का सूर्य मंदिर, मढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात मिलता। मढेरा का सूर्य मंदिर, इससे कोणार्क का सूर्य है ना, कोणार्क उड़ीसा में। हाँ, कौन मंदिर? महावीर मंदिर। ये तो इधर हाल फिलहाल बना होगा, बढ़ोतरी होगा तो आज़ादी के बाद बना होगा, थोड़ी पहले बना होगा। हाँ, लिखा है ऊपर, देखा है ऊपर लिखा होगा जब बना। अच्छा ठीक, हो सकता है कि कौन? चलिए आते हैं। अब आते हैं, हो गया मढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात। और किस वंश के शासकों ने बनाया था? तो सोलंकी वंश के शासनकाल में बना था। और कौन बनवाया था? तो जयसिंह सिद्धराज ने बनवाया था। कौन बनाया था? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज ने। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन धर्म का था। कौन था? जैन धर्म।
और ये कौन था? मूलराज प्रथम किस धर्म को था? शैव धर्म। मूलराज प्रथम को था शैव धर्म। और यह लास्ट में ये देव कौन बना? कुमारपाल कौन सा धर्म को मानने लगा? जैन धर्म का। और जैन धर्म का अंतर्राजकीय प्रवर्तक मतलब अपने राजकीय धर्म घोषित कर दिया कौन? कुमारपाल। कौन? कुमारपाल। कौन घोषित कर दिया? कुमारपाल। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय। भीम प्रथम के शासनकाल में गुजरात पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था और इसका अंतिम शासक हुआ भीम द्वितीय। भीम, हाँ भीम द्वितीय, दूसरा। हाँ, सोलंकी वंश के अंतिम शासक भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना करता है। सोलंकी वंश खत्म होता है और भीम द्वितीय का एक सामंत होता है जिसका नाम है लवन प्रसाद। बघेल वंश के संस्थापक लवन प्रसाद। बघेल लवन और नमक खाता है ना तो नमक को लवन कहते हैं ना, तो लवन प्रसाद। तो बघेल वंश के संस्थापक कौन? लवन प्रसाद। बघेल वंश का अंतिम हिंदू शासक, बघेल वंश का अंतिम हिंदू शासक या गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कर्ण द्वितीय। बघेल वंश का अंतिम बोले या गुजरात का अंतिम हिंदू शासक बोले? कौन? कर्ण द्वितीय। कर्ण, इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कर्ण द्वितीय ने किसके साथ मान किसका विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। तो सोलंकी वंश में मेन याद रखना है, संस्थापक मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी अहलिवार। इसके बाद आता है यह कौन से धर्म को मानता थे? शैव धर्म को। तो मूलराज प्रथम किस धर्म को? किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था? भीम प्रथम। केवां युद्ध था? 16वां युद्ध था। केवां माने आक्रमण किया था भारत पर? 16वां। 17वां हुआ था लास्ट में जाटों के खिलाफ। लास्ट में जाटों के खिलाफ 1027 में। भारत पर 17 बार आक्रमण करता है गजनी। भारत पर 17 बार। पहला आक्रमण करता है कब? 1001 में। 1001 में। और सर्वाधिक विख्यात रहता है कौन? नागरकोट। पहला आक्रमण होता है उसका नागरकोट में। मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति को तोड़ के और लेके चल जाता है वो सब। उसके बाद इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन? जयसिंह सिद्धराज। सोलंकी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन? जयसिंह सिद्धराज। और भीम प्रथम के सामंत कौन था जो माउंट आबू पर दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया था? तो बीमल। कौन? बीमल। बोलेगा कि माउंट आबू पे जो जैन दिलवारा का जैन मंदिर है वो किसने बनवाया था? बीमल। कौन बनवाया था? जो भीम प्रथम के सामंत था। भीम प्रथम के सामंत था। इसके दरबार में जयसिंह सिद्धराज के दरबार में कौन सा कवि रहता था? कवि हेमचंद। कौन से धर्म को मानता था भाई? जैन धर्म। जैन विद्वान था मतलब, हाँ जैन विद्वान हेमचंद। किसके दरबार में रहता था? जयसिंह सिद्धराज के। जयसिंह सिद्धराज के। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर और इसको बनवाया था कौन? जयसिंह सिद्धराज ने। जयसिंह। और सोलंकी वंश का कौन सा शासक था जो जैन धर्म को मानता जैन धर्म को मानता था? तो कुमारपाल। कौन सा? कुमारपाल। और जैन धर्म को क्या बना दिया? राजकीय धर्म बना दिया। क्या बना दिया? राजकीय धर्म। राजकीय धर्म। अब आता है सोलंकी वंश के अंतिम शासक भीम द्वितीय। भीम अंतिम शासक। सोलंकी वंश के अंतिम शासक भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय का ही एक सामंत था कौन? लवन प्रसाद। भीम द्वितीय के शासक कौन था? लवन प्रसाद। और लवन प्रसाद ने कौन सा वंश की स्थापना करता है? बघेल वंश। कौन सा वंश के? तो बघेल वंश के संस्थापक लवन प्रसाद। बघेल वंश का संस्थापक। उसके बाद आता है बघेल वंश का कर्ण द्वितीय जो अंतिम शासक था, जो अंतिम हिंदू शासक था। ये क्या कौची क्या था? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक होता है। कौन? कर्ण द्वितीय। जो किसका विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी के विरोध किया था। कलचुरी में याद रखिएगा बस। राजधानी संस्थापक कोकल और राजधानी त्रिपुरी। काला सब अपना काम कर रहा है, थोड़ी तरह से कर रहा है। चहरेगा तू छेड़ेगा तब काटेगा। शर्ट में काहे काटता है? शर्टवा में जपाता है, ऐसे नहीं काटेगा। वो फलक रहेगा ना तो निकल जाएगा नीचे से। हाँ त्रिपुरी ना। हाँ
हरिपुरा गुजरात में था 38 में, त्रिपुरी 1939 में होता है अधिवेशन 38-39। पहले गुजरात में, उसके बाद मध्य प्रदेश, पहले गुजरात, पहले बाद में मध्य प्रदेश। अब आते हैं कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल और राजधानी त्रिपुरी। इसका शक्तिशाली शासक था गंगेदेव। कौन सा उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य। गंगेदेव ने कौन सा उपाधि धारण किया था? और अब तक कितना हो गया है? 14 गो। कौन है? और कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन? कर्णदेव। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक। और इसने कौन सा उपाधि? त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण कौन करता है? कर्णदेव। कौन? त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति कौन उपाधि धारण किया था? और प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में भी था। कौन था? राजशेखर कलचुरी के दरबार में भी था। किसके दरबार में? राजशेखर। विज्ञानेश्वर के लेखक कौन थे? विल्हन लिखा था। राजशेखर का वो किताब है। अरे कौन किताब है? लिखे होगा। है राजशेखर की पुस्तक का नाम। चलिए हम लोग का कल का होमवर्क रहेगा अरब आक्रमण। कौन सा? अरब आक्रमण। अरब आक्रमण पूरा यहाँ तक, सल्तनत काल से पहले तक, सल्तनत काल से पहले तक। ताकि फिर ही अगर गुलाम वंश लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। काव्य मीमांसा का, हाँ देखो बोले ना कि ऑप्शन आएगा तब। हम लोग का कल ज्योग्राफी में था महासागरीय जल धारा। महासागरीय पेज नंबर निकालिए ना, 93 पुरनका में है, नयका में मिल गया। थोड़ा सा पढ़ के आइए, पढ़ के एक बार 2 बार याद करे कि नहीं, सिर्फ पढ़ के आइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। धारा 2 प्रकार के, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा और अब गर्म क्या होता है, ठंडा क्या होता है? ध्रुव से जो निकल के आएगा कौन आएगा? ठंडा। उधर से कौन आएगा? ठंडा। और जो विषुवत रेखा से जो निकल के जाएगा वो गर्म, सीधा सीधा। असल में ना ध्रुव से निकल के आएगा वो, और जो विषुवत रेखा से जाएगा वो। अब आते हैं गर्म धारा उष्ण कटिबंधीय के आधार पर कैसे बोलते हैं। तो निम्न अक्षांश से उष्ण कटिबंधीय उच्च शीतोष्ण की ओर अगर जाता है तो गर्म जलधारा। कैसे? गर्म जलधारा। और उच्च अक्षांश से अगर निम्न अक्षांश की ओर जाएगा तो ठंडी जलधारा। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश जाएगा तो गर्म, और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश जो आएगा तो ठंडी। अब जैसे अब क्या करेगा, अब ये दोनों का काम को चाहिए, टेम्परेचर को या तो बढ़ाएगा या तो अब ऊपर से आ रहा है तो टेम्परेचर कम करेगा, नीचे से जा रहेगा तो बढ़ा देगा। अब कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की जलधारा है किस ओर, तो दाईं ओर घूमेगी, और दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं बाईं ओर घूमेगी। उत्तरी गोलार्ध के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध के बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध के जलधारा दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध के बाईं ओर घूमेगी। और यह प्रभाव किसके कारण होता है? कोरियोलस प्रभाव। कौन सा? कोरियोलस प्रभाव। कौन सा प्रभाव? तो पवन भी चलता है कोरियोलस प्रभाव के कारण, ठीक ना। कोरियोलस पिछला दरोगा में पूछ रहे था, कोरियोलस प्रभाव। तो बोलेगा कि यह जो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है, जलधारा घूम जाता है, किस बल के कारण? कोरियोलस बल के कारण। किस बल के कारण? कौन सा बल? कोरियोलिस बल के कारण। हाँ, ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूम जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। कौन बल लगता है? कोरियोलस बल। एक आदमी था वही बलवा इसको खोज किया था, इसलिए अपने नाम पर रख दिया कोरियोलस बल। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की साम्यावस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। मतलब इसमें इस भाग में धाराओं का प्रवाह की दिशा मानसून पवन की दिशा के साथ बदल जाता है। मतलब जैसे ही मानसून बदलेगा
अपवाद में एक ऐसा महासागर है जिसमें मानसून कोरियोलिस बल्ब इस पर प्रभाव नहीं डालता। कोरियोलिस बल्ब इस प्रकार में ये काम करता है कौन? मानसून जिधर से बदला उधर से धारा बहने लगता है। अगर पश्चिम से पूर्व बहा तो उधर में है, अब पूर्व से पश्चिम बहा तो उधर में है। मतलब मानसून पर निर्भर कौन करता है जलधारा? तो किस महासागर का? तो हिंद महासागर का। कौन सा? हिंद महासागर का। अब है गर्म जलधारा ठंडे सागर की ओर और ठंडी जलधारा गर्म सागर की ओर बहने लगती है इसमें। अब 3 महासागर है, 3 महासागर की याद रखिएगा, ठंडे और गर्म। तो हम लोग पहले प्रशांत महासागर के ठंडे जलधारा 3 याद रखिएगा। क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट। क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट। बोलिएगा धीरे धीरे अपने अति में। क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट को ही कहते हैं पेरुवियन कहा जाता है। हम्बोल्ट को किस नाम जानते हैं? पेरुवियन। तो प्रशांत महासागर की 3 ठंडी जलधाराएं कौन कौन? क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट। क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट। क्यूराइल, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट। हम्बोल्ट को किस नाम से जानते हैं? पेरुवियन की जलधारा। कौन सा जलधारा? पेरुवियन को किसको कहते हैं? हम्बोल्ट को। तो प्रशांत महासागर के कौन कौन जलधारा? वो ठंडी जलधारा है। क से क्यूराइल, क से कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, और उसी को कहते हैं पेरुवियन। क से क्यूराइल, क से कैलिफोर्निया, ह से हम्बोल्ट, और हम्बोल्ट को ही पेरुवियन की धारा कहते हैं। तो एक तीनों कैसी धारा है? ठंडी जलधारा। कैसी? किस महासागर की है? प्रशांत महासागर। किसका? प्रशांत। अब हम लोग को याद करना है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। प्रशांत महासागर की क्यूरोसियो। कौन सा धारा? जापान के आसपास बहता है। क्यूरोसियो जलधारा कैसा? गर्म। क्यूरोसियो। अलास्का गरम। अलास्का। एलिनो गरम। एलिनो। सुसीमा गरम। सुसीमा गरम। इसमें भी 4 याद रखना है। क्यूरोसियो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। क्यूरोसियो, अलास्का, एलिनो, सुसीमा। क्यूरोसियो, अलास्का, एलिनो और सुसीमा। क्यूरोसियो, अलास्का, एलिनो और सुसीमा। ये कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा। किस महासागर की है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के पहले ठंडी बोलिए। क से क्यूराइल, क से कैलिफोर्निया, ह से हम्बोल्ट, और हम्बोल्ट को क्या कहते हैं? पेरुवियन की तरह। तो ठंडा वाला याद हो गया लमसम। क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट। पहला क्यूराइल, दूसरा कैलिफोर्निया और तीसरा हम्बोल्ट। और हम्बोल्ट को ही किस नाम जानते हैं? तो ठंडा खत्म। अब आते हैं गर्म। क्यूरोसिविया हो गया, क्यूरोसियो हो गया, सुसीमा हो गया, एल नीनो हो गया और अलास्का हो गया। तो पहला क्यूरोसियो, अलास्का, एल नीनो और सुसीमा, ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो, अलास्का, एल नीनो और सुसीमा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। अब लोग हम लगाते हैं अटलांटिक महासागर की। किसका? अटलांटिक का। देखिए लैंड वाला 2 याद रखिएगा। फॉकलैंड, ग्रीनलैंड। फॉकलैंड, ग्रीनलैंड ये ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। अटलांटिक महासागर की ठंडी। फॉकलैंड, ग्रीनलैंड। हाँ वो उतना याद नहीं रखना। फॉकलैंड और ग्रीनलैंड। फॉकलैंड और ग्रीनलैंड 2 गो। फिर उसके बाद याद है कोची पे? लेब्राडोर। लेब्राडोर कौन सा? लेब्राडोर, बेंगुएला और कनारी। तो ये सब पूछता है बहुत बार कि इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा होगा या कौन सी गर्म है। या तो बोल देगा इनमें से कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी है या कौन सा गर्म है प्रशांत महासागर, कौन सा अटलांटिक महासागर गर्म है और कौन सा ठंडी है। तो लैंड में 2 गो, ठंडा में फॉकलैंड, ग्रीनलैंड। फॉकलैंड और ग्रीनलैंड। उसके बाद आते हैं लेब्राडोर। लेब्राडोर को कुत्ता होता है ना,
हाँ, तो लेब्राडोर, बेंगुएला और कनारी, लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी। और लैंड में 2 गो, ग्रीनलैंड, फॉकलैंड। अब अपने मन से आंख बंद कीजिए, एकदम ध्यान से धीरे धीरे बोलिएगा। पहला ग्रीनलैंड, फॉकलैंड, लेब्राडोर, कनारी और एक बार कुछ बचा, बेंगुएला। बेंगुएला कौन है? तो फिर से ग्रीनलैंड, फॉकलैंड, लेब्राडोर, बेंगुएला और कनारी, लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, ग्रीनलैंड और फॉकलैंड। ठंडी खत्म, अटलांटिक के ठंडी, अब अटलांटिक के गर्म। अटलांटिक के सबसे फेमस हर बार पूछता है गल्फ स्ट्रीम कैसा है, तो गर्म है। यूरोप का कंबल का गर्म कंबल कहा जाता है किसको? गल्फ स्ट्रीम को। यूरोप का गर्म कंबल, सीधा बैठो रे इंसान दम। हाँ, असल में तो बोलेगा कि गल्फ स्ट्रीम कौन कहा जाता है? गर्म। और किस महादेश को क्या गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महादेश को। किसको? यूरोप को। तो पहला गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राजील और गिनी और इर्मिंजर। इर्मिंजन की जलधारा, गिनी की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, ये सब किसका? अटलांटिक का गरम। ब्राज़ील तो जानबे कर रहे हैं कि गर्म होगा क्योंकि विषुवत रेखा के नज़दीक है। फिर उसके बाद है ब्राज़ील हो गया, फ्लोरिडा हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, गिनी की जलधारा हो गया और इर्मिंजन की धारा है। कौन सा? इर्मिंजन। तो 4 एकड़ों में 5 भी याद रखना, 4 गो। पहला तो फेमस है तो सब जानता है गल्फ स्ट्रीम, सब जानता है गर्म है और अटलांटिक का है। गर्म है और अटलांटिक का है। पैर खींचो पीछे, चलो गया। तो बोलेगा गल्फ स्ट्रीम गरम, फ्लोरिडा गरम जलधारा, ब्राज़ील गरम जलधारा, गिनी जलधारा गरम, इर्मिंजन की जलधारा गरम। तो किसका गरम? अटलांटिक का। किसका? अटलांटिक का। किसका? यही 2 मेन याद रखना, इसी दोनों का, प्रशांत का और अटलांटिक का। प्रशांत का और, क्योंकि हिंद महासागर में ज़्यादा नहीं है। हिंद महासागर में 2 को याद रखना, 2 3 को खाली बस गर्म रखना है। ठंडी में तो बस मैप देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। एक दिन हम मैप इसको क्लियर कर देंगे एक दिन आके। तो याद रखिए, पहला कोची है गरम में गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील गरम हो गया, गिनी गरम हो गया, इर्मिंजन गरम हो गया और फ्लोरिडा गरम हो गया। फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील, गिनी, इर्मिंजर, पीछे से इर्मिंजर, गिनी, फ्लोरिडा, ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, फिर ब्राज़ील, गिनी और इर्मिंजर। ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। किसका? अटलांटिक महासागर का। चलिए अब हम लोग देखेंगे हिंद महासागर के गर्म जलधारा, क्योंकि उसमें एक ही वो है, ये ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो ठंडी है। 2 को याद रखिएगा, मोजाम्बिक और अगलुहास। मोजाम्बिक और किस महासागर की गर्म धारा है? हिंद महासागर। मोजाम्बिक और अगलुहास गर्म जलधारा है। किसका? हिंद महासागर। किसका? हाँ, तो 2 कहिए हिंद महासागर में, मोजाम्बिक और अगलुहास। और क्या कहता है कि हिंद महासागर के ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म, तो गर्म में तो गर्म मिलेगा, एवं परिवर्तनशील जलधारा एवं शीतकालीन में ठंडे मिलेगा। गर्म में मिलेगा गर्म और ठंडा में मिलेगा मानसून पर निर्भर। अभी होबे किया है, यह एक ऐसा अपवाद में है जो कि मानसून पर निर्भर करता है। गर्म आ गया तो गर्म जलधारा और ठंडा आ गया तो ठंडे जलधारा। परिवर्तनशील जलधारा किस सागर का? हिंद महासागर। परिवर्तन मतलब बदलाव। अब आते हैं गैसों सागर।
हाँ, अटलांटिक महासागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूछता सीधा सीधा कि सारगैसो सागर किस महासागर में पड़ता है? सारगैसो सागर अटलांटिक। कितना क्षेत्र पूछेगा डिग्री में? तो 20 से 40, 20 से 40 उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 से 75 पश्चिमी देशांतर के मध्य पाया जाता है। उत्तरी में बोलेगा तो 20 से 40 और पश्चिमी बोलेगा तो 35 से 75 देशांतर के बीच में पाया जाता है। कौन सा? सारगैसो। सारगैसो एक प्रकार का घास है और घासवे के कारण इसका नाम पड़ा है कौन चीज? शैवाल है, शैवाल। और इसी का नाम पर पड़ा है कौन चीज? सारगैसो सागर। कौन सा? सारगैसो सागर। अब क्या है भाई, ये मोटी घास, सॉरी घासे था। घास के पुर्तगाली भाषा में कहा जाता है सारगैसम। इस घास को क्या कहा जाता है? हम लोग ऐसे घास बोलते हैं ना, और पुर्तगाली भाषा में कहा जाता है वही सारगैसम। ज़्यादा मात्रा में मिलता है अटलांटिक में, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? सारगैसो सागर। कौन सा? सारगैसो सागर। कितना में? 20 से 40 उत्तरी और 35 से 75 पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। हाँ, यह इसमें जड़ नहीं होता, याद रखिए। जड़ विहीन घास है। जड़ विहीन बोले कैसे? सारगैसम कैसा घास है? जड़ विहीन, इसमें जड़ नहीं पाया जाता। कहा कि इसका क्षेत्रफल 11,000 वर्ग किलोमीटर में। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल। और सर्वाधिक करा कि अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37 और औसत वार्षिक तापमान कितना? 26। सर्वाधिक लवणता कितना होता है? 37% और टेम्परेचर 26। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम किसने देखा था? स्पेन के नाविकों ने। किसने? तो सारगैसो सागर को खोज किस देश ने किया था? तो स्पेन ने, स्पेन के नाविकों ने। हाँ, अब कहता है कि सारगैसो को क्या कहा जाता है? मरुस्थल, महासागरीय मरुस्थल। फेमस क्वेश्चन है ये। पूछता है कि बताइएगा कि महासागरीय मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? सारगैसो सागर को। किसको कहा जाता है? हाँ, इसको महासागर का मरुस्थल सारगैसो सागर। महासागर का मरुस्थल सारगैसो सागर को महासागर का मरुस्थल। अब आते हैं जहाँ गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जहाँ मिलता है, वहाँ पे घास का निर्माण होता है, प्लैंकटन। कौन सा? कौन सा? और यही प्लैंकटन को, घास को खाने के लिए आता है मछली। कौन आता है? इसीलिए यहाँ पे कौन सा जगह है? न्यू फाउंडलैंड। कौन? न्यू फाउंडलैंड। और यहीं पे ज़्यादा मछली आता है, तो यहाँ पे मछली पकड़ने का क्षेत्र हो जाता है। इसको कहते हैं ग्रांड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रांड बैंक। किस महासागर में? तो अटलांटिक महासागर में। वो उत्तरी अटलांटिक में। कौन सा? तो ग्रांड बैंक किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक में। काहे यहाँ पे मछली ज़्यादा आता है भाई? तो एक घास बनता है। कब घास बनेगा? जब एक गरम जलधारा गल्फ स्ट्रीम, ठंडी जलधारा लेब्राडोर, जब दोनों मिलता है तो वहाँ पे घास बनता है, प्लैंकटन। उसी प्लैंकटन घास को खाने में पूरा मछलियाँ वहाँ पे पहुँचती है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रांड बैंक। क्या कहते हैं? कौन सा द्वीप के आसपास रहता है? न्यू फाउंडलैंड के समय। कहाँ पे? डागर बैंक उत्तरी सागर यूरोप में। डागर बैंक उत्तरी सागर यूरोप में। ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक ये सब किसके लिए फेमस है? डागर बैंक बोले या हाँ ग्रांड बैंक बोले या जॉर्ज बैंक बोले, ये तीनों किसके लिए फेमस है? मछली उत्पादन के लिए। किसके? मछली उत्पादन। डागर बैंक, जॉर्ज बैंक या ग्रांड बैंक, ये तीनों किसके लिए? मछली के उत्पादन, मत्स्य क्षेत्र के लिए फेमस है। कौन सा महासागर में है? तो भाई उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किसमें? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब जापान के निकट क्यूरोशिवो, जापान के निकट क्यूरोशिवो कैसी धारा है? गरम। और आयोशिवा कैसी है? ठंडा। नामे से याद रखिए, क्यूरोशिवो और आवेशिवो कहाँ पे? जापान में। तो क्यूरोशिवो गरम और आवेशिवो कैसे कहते थे कि ला ठंडा ला, तो आओ ठंडा हो, याद रखिएगा। क्यूरोशिवो गरम और आवोशिवो ठंडा। क्यूरोशिवो गरम और आवोशिवो ठंडा। धारा जल के मिलने से वह घना कुहासा छाते हैं। कहाँ पे? तो कौन से जापान में कौन से दो धाराएं मिलकर घना कुहासा का निर्माण करता है? तो क्यूरोशिवो और आवोशिवो। क्यूरोशिवो और आवोशिवो। हाँ, जापान में।
कह रहा कि महासागर के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखा के धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है और फलतः विषुवत रेखीय धारा प्रवाह प्रभावित नहीं देती है। तो विषुवत रेखा का नाम दे दिया, जगहों के नाम पर जो है ना जलधारा का नाम दे दिया है। जैसे कहता है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, दक्षिणी विषुवतीय रेखा, उत्तरी विषुवतीय रेखा, तो नमवे पर। अब उसको बस खाली मैप पर जो पढ़ाएंगे ना वही अब समझ में आ जाएगा कि कौन गर्म है कौन ठंडा है। ला ठंडा, ला कैसा है, ला नीनो ठंडा, ला नीनो। ये कहाँ से निकलता है भाई, तो पेरू से निकलते। कहाँ से, वही एल नीनो भी वहीं से निकलता है, पेरू से। मगर याद रखिएगा कि ला नीनो पेरू के कहाँ पे ठंडा है, ला नीनो ठंडा है, ला नीनो। अब पेरू के तटवर्ती से निकलता है। एल नीनो भी कहाँ से, पेरू से, जिसकी उत्पत्ति पेरू तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। एल नीनो किसे, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से। ला नीनो का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो के प्रवाह के क्षेत्र के विषुव से पेरू तटीय क्षेत्र, दोनों तो पेरू से निकलता है। एल नीनो भी और ला नीनो भी। एल नीनो भी, एल नीनो हो गया गर्म, एल नीनो हो गया, और ला नीनो हो गया, एल नीनो, ला नीनो। और एल नीनो किधर से किधर, उत्तर से दक्षिण। एल नीनो उत्तर से, पेरू तट के उत्तर से निकल के दक्षिण की ओर प्रवेश जाता है। यही हमारे लानीना जो ठंडा ना, वही हमारे मौसम को प्रभावित करता है। कौन, ला नीनो आएगा तो ज़्यादा बारिश देगा, ला नीनो आएगा तो, और एल नीनो आएगा तो कम गर्म, मतलब कम नकारात्मक हो जाएगा, बारिश कम होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब ला नीनो आएगा तो बारिश ज़्यादा करवाएगा, ला नीनो आएगा तो, और एल नीनो आएगा तो ला ठंडा लगा तो बारिश, याद है कि बारिश में बारिश हो गया तो ठंडा हो जाएगा ना, और एल नीनो हो गया तो क्या करेगा, कम बारिश करवा देगा। तो हम लोग ज्वार भाटा भी था ना, कि ज्वार भाटा तक था, पूरा है। चलिए देखिए, तो देख लीजिए, तो छोड़ दीजिए। कल हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा ज्वार भाटा है और वायुमंडल। वायुमंडल में ज़्यादा नहीं बनेगा, तुरंत निकल जाएगा। 5 गो तो वायुमंडल पढ़ना है, जगह में से बरकुछ तब 20 गो क्वेश्चन बनेगा होगा वायुमंडल से। बस वायुमंडल तक, सूर्य ताप के पढ़े तक, हाँ वायुमंडल पूरा तक, हाँ सूर्य ताप के ऊपर तक। विविध में हम लोग कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जाओ उठो जल्दी, चलो। यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन था, ट्रिगवेली। यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली, नॉर्वे के। पहले तो बोला कि पहला महासचिव कहाँ के थे, और ये पहला सदस्य, पहला महासचिव जो था कि अपने पद से स्वयं इस्तीफा दिए थे। तो क्वेश्चन आता है कि उस महासचिव का नाम बताइए जो अपने पद से स्वयं इस्तीफा दिया था। कौन, ट्रिगवेली। कौन, हाँ कौन था, ट्रिगवेली। ये 52 में कब देते हैं, 52 में, मतलब एक वो कार्यकाल हम सब पूरा कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा, हैमरशोल्ड। कौन, तो बोलता है कि हवाई दुर्घटना में मारे जाने वाले यूएनओ के महासचिव कौन, हैमरशोल्ड। कौन, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हवाई दुर्घटना में इनमें से कौन सा महासचिव जो है यूएनओ के मारे गए हैं, तो हैमरशोल्ड। हैमरशोल्ड कहाँ के थे, अफ्रीका। कहाँ से, अफ्रीका। अब आते एशिया का प्रथम महासचिव, अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में, सॉरी हाँ अफ्रीका में होगा था, स्वीडन के थे। कहाँ के, स्वीडन के। हाँ बताइए एशिया का सब पहला महासचिव कौन, यूथान। एशिया के प्रथम महासचिव यूथान, म्यांमार के। कहाँ के, तो एशिया का पहला महासचिव बनने वाले व्यक्ति कौन थे, यूथान। कौन, और यह 1961 में कार्यवाहक तथा 62 में महासचिव बने। तो पहला कार्यवाहक महासचिव कौन बने, यूथान। पहला कार्यवाहक महासचिव कौन बने, यूथान। कौन, यूथान। कार्यवाहक महासचिव यूथान। अब आते हैं उसके बाद पहला महासचिव जो लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया। पहला महासचिव, यूएनओ का प्रथम महासचिव जो क्या किया, 2 कार्यकाल पूरा किया, उसका नाम था कौन,
व्लादिहीम कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। कहाँ के? और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी। लगातार 2 कार्यकाल। 5 को वे महासचिव हुए अब तक जो है, 2 लगातार कार्यकाल पूरे किए हैं। 5 कितना? 5। एक तो पहला थे कौन? व्लादिहीम। दूसरा हुए कौन? पेरेज, जेवियर पेरेज कुइयार। तीसरा हुए अन्नान, कोफी अन्नान। चौथा हुए बान की मून। और 5वां हो गए कौन? मतलब दूसरा के लिए जब पूरा हो गया था अंतोनियो गुतरेस। अभी भी हैं, 17 में बने थे, अभी 26 तक उनका है पूरा बैठना है। हाँ, तो अभी वर्तमान में बोले कि यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। वो कहाँ के? पुर्तगाल के। तो एशिया के को बने? 2 गो, बान की मून और यूथान। के गो कार्यकाल पूरा 2 गो पूरा कर पाए? तो 5 गो। के गो? पहला विदिहीम, वाल्दिहीम। घाना के मिस्र के कौन बने थे? तो बुतरस घाली। मिस्र के कौन बने थे? बुतरस घाली। कौन बने थे? बुतरस घाली। घाना के कौन बने थे? कोफी अनन। घाना के यही पूछबे करता है, कोफी अनन किस देश के थे? कोफी अनन कहाँ के थे? घाना के। और लाभी जो वर्तमान में हो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। एंटोनियो गुतरेस। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठन और उसके स्थापना वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ITU, की स्थापना हुआ था 1865 में। कब हुआ था? इसकी राजधानी है जेनेवा। कहाँ पे है? ये संबंधित किससे है? दूर संचार से। किससे? यही रेडियो सबसे जो दूर संचार संबंधित है ना, उससे। तो ITU की स्थापना 1865, मुख्यालय जेनेवा, और इस संबंधित है दूर संचार से। किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना 1865 में, मुख्यालय जेनेवा। अब आते सार्वभौमिक डाक संघ UPU, सार्वभौमिक डाक संघ। 9 अक्टूबर 1874, 9 अक्टूबर तो डाक दिवस मनाया जाता भी है। 9 अक्टूबर को डाक दिवस भी मनाया जाता भी। तो इसी की स्थापना पे सार्वभौमिक डाक सेवा का गठन होने के बाद ही इस पर बनाया गया है कोची डाक दिवस। इसका स्थापना कब हुआ था? 1874 में। 1874 में हुआ था कोची कुल्टी में, पहला लोहा इस्पात का कारखाना पश्चिम बंगाल में। सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना 1874 9 अक्टूबर। अब आते हैं ILO 1919, 11 अप्रैल 1900। ILO के मुख्यालय भी जेनेवा। ILO के मुख्यालय भी कोची है मजदूर से। 11 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय माने मजदूर से संबंधित कोई भी नियम अगर बनाएगा तो बनाएगा ILO। कब? 11 अप्रैल 1919, मुख्यालय भी जिनेवा। विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन इसकी स्थापना हुआ था 1925। 1900 राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना भी 1925 में। इसके RSS। तो विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925, मुख्यालय मैड्रिड। मैड्रिड। यह पर्यटन से संबंधित है, पर्यटन में रोजगार प्रदान करने के लिए संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 7 दिसंबर 1944। तो मुख्यालय याद रखिएगा, इसका फेमस है मॉन्ट्रियल एगो प्रोटोकॉल होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1987 में। मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल होता है 1987 में, क्योंकि क्योटो सम्मेलन होता है कब? 97 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन सुरक्षा से ना, और क्योटो सम्मेलन हुआ था कोची वाला ग्रीन हाउस प्रभाव से। अब आते हैं FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। FAO मुख्यालय रोम। 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1900 IC में खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को डाक दिवस, विश्व डाक दिवस।
अब आते हैं हम लोग FAO का मुख्यालय कहाँ हो गया? रोम में। अब आते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में, 1945। मुख्यालय वाशिंगटन DC, मुख्यालय तो IMF के मुख्यालय वाशिंगटन DC, वाशिंगटन। अभी IMF के मेंबर के गो है? वर्ल्ड बैंक में के गो है? 189 को ना, वो तो WTO में है 164 को, 189 को है। तब वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों को जुड़वा राजधानी का जुड़वा संस्था कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक अंडोरा हो गया, अच्छा हाँ, तो 190 को तो हाँ, IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा संस्था कहा जाता है दोनों। हाँ, दोनों के स्थापना एक के साथ हुआ। क्या दिया हुआ आ गए थे यहाँ पे 44 दिल, इसीलिए तो कहते हैं पढ़ाता कुछ और यहाँ पे देता कुछ और। हाँ, दोनों याद रखिएगा। किस अतिमात्रा 44 में, 44 में दोनों का हुआ, स्थापना 45 से याद रखिएगा। हाँ, IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945, सम्मेलन होगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। और दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस, यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस, यूनेस्को के पेरिस मुख्यालय पेरिस 1946 में। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946। यूनेस्को का मुख्य स्थापना 1946 में, 1946। अब है IMO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन 1998। इसका मुख्यालय है लंदन में, लंदन इसका मुख्यालय। बोलेगा कि इन बहुत पूछता है, सीधे सीधे पूछेगा इनका, इनमें से किसका मुख्यालय लंदन में? ऑप्शन देने रहेगा। IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, 1998 में, 1958 में। हाँ, 1958 नहीं याद है इसमें। मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन का शायद हो सकता है। मेरी टाइम मतलब होता है कुछ समुद्र क्या, देख लीजिएगा। तो IMO का गठन 1958। DRDO के भी स्थापना अपना 1900। नासा के भी स्थापना भी 58। हाँ ना, नासा भी 58 में, नासा 58, DRDO 58 और IMO भी 58 में। हाँ, इसरो 15 अगस्त 1969 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल, तो इसीलिए स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1900। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, WHO 7 अप्रैल। हाँ, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय कहाँ? जिनेवा। ये क्या करेगा? पूरा विश्व में क्या करेगा? देखभाल करता है रोग से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वो IMO था जो लंदन में था। IMO जो था ये WMO है, यह मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ पे है? ये मौसम से संबंधित कार्य करेगा। मौसम, विश्व में मौसम संबंधित जो चक्रवात जो आता रहता है ना, उसका देख रेख करेगा ये। हाँ, 1950 में हुआ था विश्व मौसम विज्ञान संगठन का गठन, 1950 में। मुख्यालय जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957, 1957। ओपेक का 60 में होता है, याद रखिए, ओपेक का 60। यह परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण उपयोग प्रोत्साहन करता है। मतलब जो है कोई भी देश परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस रूप में कर रहा है उसके लिए शांति की व्यवस्था करवाता है। कौन? IAEA, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसकी स्थापना 1957। यूनिडो, यूनिडो की स्थापना 1966। यूनिडो मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में। ये दोनों का है मुख्यालय वियना। हाँ, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। ऐसे सीधा सीधा हिंदी में नहीं देगा, यूनिडो देगा। यूनिडो का मुख्यालय वियना, यूनिडो का मुख्यालय वियना। और इसकी स्थापना कब होता है? 1966, 1966, 1966। मुख्यालय वियना। विप्पो,
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको पूछ सकता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अभी विश्व बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान क्या है? 40 ना, 40वां। विश्व बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान है, पहला स्थान है अमेरिका का और भारत का स्थान है 40। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना 1967। 1967 मुख्यालय जेनेवा, मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय जकार्ता, इंडियन इसका आसियान, आसियान के मुख्यालय 11 गो है। 1967 हाँ 1967 में हाँ तिमोर लेस्टे 11वां बना। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, IFAD 1977 में, उतना फेमस नहीं, याद है। अब याद है WTO। WTO बनने से पहले क्या था? GATT था, GATT था, GAAT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। वो 1945 में गठन हुआ था उसका। और ये GATT बदल के WTO जाता है 1995। GATT बदल के 1995 में होता है। GATT 1945 और उस बदल के कब जाता है? 1995 में WTO 1 जनवरी 1900 देख लो, देखो ना 1995 GATT, सॉरी 45। WTO का स्थापना 1995। GATT की स्थापना कब हुआ था? इसमें GATT दिले का 48 है। हस्तांतरित हुआ था, प्रभाव में 48 में बना। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा तब ना। 49 में कभी होबे नहीं कर सकता। अच्छा हम देखेंगे। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा, हो सकता है। GATT की स्थापना 1948। हाँ इसका नाम बदल के क्या कर दिया? WTO। तो कभी कभी पूछता है कि WTO किसका रूप था भाई? तो GATT का परिवर्तन रूप है WTO। 1 जनवरी 1995 मुख्यालय जेनेवा। ये क्या करता है? विश्व व्यापार में सहयोग करता है। अब आते हैं CTBT। CTBT 1996, 19 नवंबर 1996, 19 नवंबर 1900। यह क्या करता है? कोई भी परमाणु परीक्षण करता है उस पर प्रतिबंध कौन लगाता है? CTBT। कोई परमाणु परीक्षण करता है उस पर नियंत्रण कौन करता है? CTBT। 1996 19 नवंबर 1996। CTBT का मुख्यालय वियना। CTBT का मुख्यालय हाँ वियना। लास्ट है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन 1997। OPCW, OPC रासायनिक हथियार निषेध संगठन कब? 1997। इसका मुख्यालय दहेग में। उसका मुख्यालय एक अलग मिला सबसे, दहेग, जिसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी दहेग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी दहेग में। सबसे ज़्यादा जिनेवा है। चलिए अगला हम लोग को पढ़ना है कहाँ से कहाँ तक ले? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इससे में जो न्यायाधीश थे वो भारतीय न्यायाधीश को पढ़ लेना है। और इस पूरा इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा ना है। अब पढ़ल है WTO के बारे में पढ़े। WTO हम लोग पढ़ लिए हैं, नाटो तो पढ़ लिए हैं, आसियान के बारे में हम जानबे करते हैं। हाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कहाँ तक बोले सर? ये पूरा इसको ख़त्म कर दीजिए।